गुजरे जिधर से नूर बिखेरे चले गए, वो हम सफर हुए तो अंधेरे चले गए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा अब हांफते थकते हुए लोकतंत्र में नई ताकत भर गया है। जैसे किसी दौड़ में अव्वल आने के लिए पीछे दौड़ रहा धावक आखिरी के कुछ सेकंड्स में अपनी पूरी ताकत लगाकर फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाता है। दोस्तों, इस समय इंडिया गठबंधन वैसे ही पूरी ताकत लगाते हुए दिख रहा है। फिनिशिंग लाइन इस समय बिहार का चुनाव है, जिसे इंडिया गठबंधन अगर छू लेता है तो फिर तय है कि उसके बाद अगली बारी लोकसभा चुनावों की होगी, जो फिलहाल तो 4 साल बाद 2029 में होने हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर संविधान बदलने का इरादा जाहिर किया है, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन देश में मध्यावधि चुनाव की नौबत बना दे। वैसे भी दोस्तों, मोदी सरकार की हालत ऐसी है कि अब गिरी या तब गिरी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, सबको साथ लेकर बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन इन गठबंधन साथियों पर बीजेपी रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती है। बीजेपी जानती है कि इनमें से एक ने भी इधर से उधर कदम बढ़ाए तो उसकी सत्ता ताश के महल की तरह भरभरा कर गिर जाएगी। इसीलिए अब वो संविधान में बदलाव की बात कर रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहने के बाद अपने पद से हट जाएगा। ऐसे प्रावधान का एक नया संविधान संशोधन विधेयक बीजेपी मानसून सत्र में ले आई है, लेकिन यह सब केवल मुखौटा है। असल में बीजेपी को सत्ता छीनने के नए रास्ते बनाना है। इस विधेयक को पेश करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने तो खुलकर कह दिया है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। केरल में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने यह बात की है और इसमें केजरीवाल का नाम लेकर कह दिया कि अगर वो जब गिरफ्तार हुए थे और जेल में थे तो उस समय वो अगर इस्तीफा दे देते तो हमें ये ऐसा विधेयक नहीं लाना पड़ता। यानी अब तक जो बातें थोड़े लिहाज के साथ दबा छिपा कर होती थी, वो सब खुलेआम हो रही हैं। बीजेपी को खुशफहमी है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलपति सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। दरअसल देश की आंखों में धूल झोंक कर पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे दिन ले आए हैं। संघ का शताब्दी वर्ष किसी और कारण से यादगार बने या न बने, लेकिन इसलिए जरूर याद किया जाएगा कि 15 अगस्त को लाल किले से संघ की तारीफ की गई और अब 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जिस संघ को मोदी ने लाल किले से एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन बताया था, उसे खुलेआम देश की सरकार और राजनीति को चलाने की छूट मिल गई है। लेकिन अभी संघ को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने मकसद को भी पूरा करना है। इसीलिए फिर से संविधान बदलने की बात अमित शाह ने शुरू कर दी है। 400 न सही हो, 240 ही सही, लेकिन इतनी सीटों के साथ ही बीजेपी का मकसद अभी नहीं बदला है। हालांकि 2024 के पहले जनता की जो राय थी वो अब बदलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के बाकी नेता अगर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते तो मोदी उस पर मस्खरी कर सकते थे, लेकिन अब तो जनता इस नारे को लगाने लगी है। यानी ये नारा अब जन जन तक पहुंच चुका है। जब जनता किसी नारे को अपनी आवाज देती है दोस्तों, तो उसे सत्ता के लिए आखिरी चेतावनी समझना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने लोकतंत्र में भर दिया है नया जोश, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान बदलने की कोशिश क्या इस बार बीजेपी के लिए दोगुना नुकसान कर जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे देश की सियासी फिजा को किस तरह बदल रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक हमें रोजगार चाहिए, दूसरा वोट चोर गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया।
ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, ये आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। ये वीडियो 3 दिन पहले का है, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा मुंगेर पहुंची थी। चारों तरफ खचाखच भीड़ और साथ में लहराते कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के झंडे। ये दृश्य केवल मुंगेर का नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे केवल मुंगेर में नहीं लग रहे, बल्कि ये नारे हर उस स्थान पर लग रहे हैं जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला पहुंच रहा है। पूरे बिहार में इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। यही गूंज संसद में भी सुनाई दी जब 21 अगस्त को मोदी लोकसभा के भीतर आए तो विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 75 सालों में किसी के जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हाय हाय, शेम शेम के नारे तो बहुत लगे हैं, लेकिन हुकूमत की आंख में आंख डालकर कहना कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये अभी ही हो रहा है। इसके पीछे शायद राहुल गांधी के डरो मत का मंत्र काम कर रहा है। लोग डर छोड़कर अपनी नाराजगी का खुला इजहार कर रहे हैं। दरअसल लोगों को अब यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर उनके हाथ से वोट का अधिकार चला गया तो फिर एक नागरिक के तौर पर जो ताकत उसे मिली है वो भी चली जाएगी। आखिर इसी ताकत के बूते तो लोग हर 5 में अपने मन की सरकार चुनते हैं, यानी हर 5 साल में अपने मन की सरकार चुनते हैं या हटाते हैं। जिस तरह 2014 में 10 साल पुरानी यूपीए सरकार को लोगों ने हटा दिया था, तो उसी तरह उनके पास मोदी सरकार को हटाने की ताकत भी होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तो शुद्धिकरण के नाम पर, यानी प्यूरिफिकेशन के नाम पर, इस ताकत को ही छीन रही है। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए 65 लाख लोगों के वोट कट गए हैं और आशंका है कि 1 करोड़ तक यह संख्या जा सकती है। जो बिहार में हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, हर राज्य में होगा। इस खतरे को जनता ने समय रहते भांप लिया है। एसआईआर के तरीकों पर विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिन पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने अहम निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को चुनाव आयोग के प्रहार से बचाने जैसा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 22 अगस्त को एसआईआर पर हुई सुनवाई में राजनीतिक दलों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए वोटरों की सहायता करने और उनके दावे दर्ज कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करें और इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाए। यानी जिस बात पर विपक्ष शुरू से सवाल उठा रहा था कि आधार कार्ड को दस्तावेज की सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया है, जबकि ये लगभग हरेक के पास होता है, उस सवाल पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ही जवाब दे दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की पूरी कोशिश थी कि बीजेपी के घुसपैठिए वाले एजेंडे को एसआईआर के जरिए आगे बढ़ाए, लेकिन शुक्रवार को इस मुहिम में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। इसीलिए जयराम रमेश ने कहा है, लोकतंत्र भारतीय निर्वाचन आयोग के क्रूर हमले से बच गया है। हालांकि क्रूर हमला चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बल्कि मोदी सरकार की तरफ से हो रहा है। चुनाव आयोग के तो कंधे का इस्तेमाल मोदी सरकार ने निशाना लगाने के लिए किया है, ठीक वैसे ही जैसे अब तक ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया था। आप याद कीजिए कि 2024 के चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई के कितने केसेस केवल विपक्ष के नेताओं से जुड़े होते थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा टिप्पणियां भी की हैं कि इसमें दोष सिद्धि की दर जो है वो काफी कम क्यों है, या वे राजनीतिक दलों के टूल किट की तरह काम क्यों कर रही हैं। इन जांच एजेंसियों की बात यहां सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। हेमंत सोरेन को झारखंड चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया, भूपेश बघेल पर कार्रवाई हुई, बालाजी सेंथिल को गिरफ्तार किया गया, सिद्धारमैया पर मामला चल रहा है। विपक्ष के कई मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता और उनके करीबी व्यापारियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई चलती रही, लेकिन विपक्ष फिर भी नहीं टूटा और इंडिया गठबंधन मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। इस मजबूती के कारण बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाई। भैंस चोरी, मंगलसूत्र चोरी, ऐसे
ऐसे दांव भी बेकार चले गए। सरकार बनने के साल भर में ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चला। पीएम मोदी को यकीन था कि राष्ट्रवाद का दांव इस बार भी काम करेगा, लेकिन उसमें भी मात मिली नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को। संसद के मानसून सत्र में बीजेपी को बार बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो जाते जाते 130वें संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया, जिस पर बीजेपी की पोल खुल गई है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। नरेंद्र मोदी इसे भ्रष्टाचार खत्म करने का एक और बड़ा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल इसे नहीं लाना चाहते क्योंकि उनके नेताओं को जेल जाने का डर है। वहीं अमित शाह का कहना है कि दिल्ली के सीएम रहते हुए केजरीवाल जेल गए और फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, जेल से ही सरकार चलाई, इसीलिए हमें ऐसा विधेयक लाना पड़ा क्योंकि सवाल नैतिकता का है। शाह ने कहा है कि संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। मोदी ने बता दिया कि विपक्ष के नेताओं को जेल हो सकती है और शाह ने बता दिया कि संविधान बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया है और अब इसे जेपीसी में भेजा जा चुका है, लेकिन संविधान बदलने की हड़बड़ी और सत्ता पर काबिज रहने की चालाकी बता रही है कि बीजेपी इस समय विपक्ष के दबाव में आ चुकी है। ऐसे में उसे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही सहारा है। तो नरेंद्र मोदी 11 सालों से सत्ता में है, आप सब जानते हैं, और सब जानते हैं यह भी कि बीजेपी का सदस्य होने से पहले नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। मोदी को पीएम बनाने में आरएसएस का क्या योगदान रहा है, यह भी सब जानते हैं। 2014 के बाद आरएसएस के बहुत से लोगों को बीजेपी में अंदरूनी कामकाज संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन 2024 आते आते यानी सत्ता के शुरुआती 2 कार्यकालों में मोदी कभी आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए, लेकिन उसके बाद अभी तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस मुख्यालय में हाजिरी लगाने पहुंच गए। 11 सालों तक लाल किले से झंडा फहराते हुए नरेंद्र मोदी ने कभी आरएसएस की तारीफ नहीं की थी। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते थे, लेकिन 12वें साल में यह मुखौटा भी नरेंद्र मोदी ने उतार फेंका और लाल किले से बता दिया कि वो संघ के वफादार कार्यकर्ता हैं। अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी मोदी ने बनाया है तो इसमें भी संघ का ख्याल रखा है। सीपी राधाकृष्णन का संघ से जुड़ाव रहा है, आप सब जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संघ से निर्देशित संगठन राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई रही हैं, अब तो वो राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, यानी मोदी कैबिनेट के सारे सदस्य, लगभग सारे सदस्य आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। विष्णुदेव साय, मोहन चरण मांझी जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, भजन लाल शर्मा, पुष्कर धामी, ये सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो संघ से जुड़े रहे हैं। राज्यपालों में भी ओम माथुर, राजेंद्र अर्लेकर, शिव प्रताप शुक्ल, इनका जुड़ाव संघ से रहा है। सार्वजनिक निकायों की प्रबंधन समिति हो या विभिन्न आयोग हो, कमेटियां हो, उच्च शिक्षा संस्थानों के पद हो और यहां तक कि न्यायपालिका में भी संघ से जुड़ाव रखने वाले लोगों को आगे बढ़ाया गया है। मीडिया में भी आप देख लीजिए, मीडिया में भी संघी मानसिकता के लोग कितने सक्रिय हैं ताकि मनचाहा नैरेटिव सेट कर सकें। 100 सालों में संघ ने कितनी चालाकी से बरगद की तरह अपनी जड़ें फैला ली हैं, यह सरकारी और प्रशासनिक ढांचे को देखकर समझा जा सकता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने संख्या बल में कम होने के बावजूद उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अपने उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है और इसे विचारधारा की लड़ाई कहा है। इस चुनाव में आंकड़े भले एनडीए के पक्ष में इस वक्त दिख रहे हों, लेकिन माहौल पूरी तरह इंडियामय हो चुका है दोस्तों। इसीलिए अमित शाह रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को, जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनको नक्सल समर्थक बताकर अपनी खीस जाहिर कर दी है। हालांकि संसद को सही दिशा में चलाने और सड़कों पर सन्नाटे को तोड़ने की यह लड़ाई है। जस्टिस रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी सड़कों पर सन्नाटा नहीं रहने दे रहे हैं। मोदी सरकार गौर से सुने, आवाज आ रही है वोट चोर गद्दी छोड़, और इस नारे के साथ देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जहां अभी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, चिराग पासवान और उनका पूरा कुनबा अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। खैर, शायर जुर्रत कलंदर बख्श ने ठीक ही फरमाया है कि इलाही क्या इलाका है वो जब लेता है अंगड़ाई।
इलाही क्या इलाका है वो जब लेता है अंगड़ाई, मेरे सीने में सब जख्मों के टांके टूट जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।